फार्माकोलॉजी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। फार्माकॉन मीन्स होता है ड्रग्स, ड्रग, फार्माकॉन ग्रीक, ग्रीक से आया है, ग्रीक लैंग्वेज से। और लोगस मीन्स होता है स्टडी। तो फार्माकोलॉजी का मीन्स क्या हुआ? स्टडी ऑफ ड्रग, दवाइयों के अध्ययन को हम फार्माकोलॉजी कहते हैं। तो दो तरह से हम दवाइयों के अध्ययन करते हैं, एक होता है फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर, एक होता है फार्माकोडायनेमिक्स पैरामीटर। फार्माकोकाइनेटिक्स में फार्माकोकाइनेटिक, फार्मा कौन मतलब तो हो गया ड्रग, काइनेटिक मतलब हो गया मूवमेंट। जब हम दवाई खाते हैं तो हमारे शरीर में दवाई का मूवमेंट होता है ना। जैसे दवाई का एब्जॉर्प्शन होगा, दवाई का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, दवाई का मेटाबॉलिज्म होगा, दवाई का एक्सक्रीशन होगा। तो ये दवाई का मूवमेंट हुआ ना, इसलिए इसको फार्माकोकाइनेटिक कहते हैं। तो फार्माकोकाइनेटिक मींस स्टडी ऑफ ड्रग्स में ADME, ए से होता है एब्जॉर्प्शन, ठीक है, ओरल रूट से हमने दवाई ली, स्टमक में गई, है ना, तो वहां से एब्जॉर्ब होगी, अवशोषित, ठीक है। फिर उसके बाद पूरी बॉडी में फैलेगी वो, है ना। फिर उसका मेटाबॉलिज्म होगा, जब लीवर में गुजरेगी तो लीवर उसको मेटाबोलाइज करेगा, है ना। उसको लीवर या तो इस फॉर्म में लेके आएगा कि वो अपना एक्शन दे, या तो इस फॉर्म में लेके आएगा कि वो बॉडी से बाहर निकल जाए, ठीक है। दवाई जब हम खाते हैं तो उसके एक्शन कंप्लीट होने के बाद उसका बॉडी से बाहर निकल जाना जरूरी है, नहीं तो वो बॉडी में टॉक्सिसिटी कॉज करेगी। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे फैट सॉल्युबल विटामिन, इनका यदि ओवरडोज ले लिया जाए, है ना, और ये हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होंगे तो टॉक्सिसिटी कॉज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये लिपोफिलिक नेचर के होते हैं, ऑयली होते हैं, ठीक है, वाटर में तो घुलते नहीं है। तो ये बॉडी से बाहर आसानी से नहीं निकल पाते। बॉडी से कौन सी चीज आसानी से बाहर निकलेगी बताओ? जो पोलराइज्ड नेचर की होगी, ठीक है। जैसे हम लोग तेल का खाने के लिए मना कम क्यों करते हैं? क्योंकि तेल आप ज्यादा खाओगे बॉडी में एक्यूमुलेट होगा, फैट बढ़ाएगा, है ना। क्योंकि ये चीजें पानी में घुलती नहीं है। यूरिन से वही चीजें बाहर निकलेगी जो वाटर में सॉल्युबल होगी। यूरिन में सबसे ज्यादा क्या होता है? वाटर होता है, 95% तो हमारे यूरिन में वाटर होता है। तो वाटर में जो चीजें सॉल्युबल है, और वाटर में कौन सी चीजें सॉल्युबल होती है? जो पोलर नेचर की होती है ना। पोल मतलब जिसमें प्लस माइनस फॉर्मेशन आसानी से हो जाए, तो वो पोलर सब्सटेंस हमारे यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। तो लीवर में आपको मैं मेटाबॉलिज्म मैंने पढ़ाया था, फेज 1 और फेज 2 रिएक्शन, है ना, ये लीवर में होती है। लीवर में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। एक कॉमन एंजाइम्स कौन सा है? साइटोक्रोम P450, जो मेजोरिटी ऑफ ड्रग को मेटाबोलाइज करता है ना। लीवर में यदि एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाए तो ड्रग मेटाबोलाइज नहीं होगा, तो ड्रग के साइड इफेक्ट्स आएंगे, ड्रग की टॉक्सिसिटी बढ़ेगी हमारे बॉडी में। तो ड्रग मेटाबोलाइज कहाँ होता है? हमारे लीवर में मेटाबोलाइज होता है। और भी कई लोकेशंस है, लेकिन मेजर साइट क्या है? हमारा लिवर है, जो ड्रग को मेटाबोलाइज करता है। और फिर किडनी प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है हमारी बॉडी का, मतलब किडनी से दवाइयों को बाहर निकाला जाता है। जैसे आपका यूरिन, यूरिन भी एक वेस्ट है ना। तो जब इंसान बीमार पड़ता है, दवाई खाता है, तो वो कहीं ना कहीं से बाहर निकलेगी। सांस से भी दवाई बाहर निकलती है, जैसे अल्कोहल, एथेनॉल भी एक दवाई होती है, डायूरेटिक इफेक्ट आता है हमारी बॉडी में, है ना। यदि किसी ने दारू पी ली तो उसके मुंह से बदबू आती है कि नहीं, सांस छोड़ता है तो लंग्स के थ्रू बाहर निकलता है अल्कोहल। तो कुछ दवाई लंग्स के थ्रू, किडनी के थ्रू, स्वेटिंग के थ्रू, है ना, ये सब मैंने आपको एलिमिनेशन जब पढ़ाया था तब बताया था। तो दवाइयां बाहर निकलती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? ड्रग्स एक्सक्रीशन, दवाइयों का एलिमिनेशन, हमारी बॉडी से दवाइयों का बाहर निकलना। तो हम ये चारों जो पैरामीटर्स हैं, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, इसकी स्टडी हम किस में करते हैं? फार्माकोकाइनेटिक्स में। यदि एग्जाम में आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फार्माकोकाइनेटिक्स, तो आप क्या समझाओगे? ADME समझाओगे आप, ठीक है। एब्जॉर्प्शन कैसे होता है ना, कैसे हमारी बॉडी में दवाई जाती है, आपको ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ। टॉपिकल रूट से जाती है, सूंघ के दवाई जा सकती है, ओरल रूट से खा के जा सकती है, इंजेक्शन से पहुंचा देंगे निडिल के थ्रू, है ना, IV, IM, ये सब रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। तो ये सब आप इसमें समझाओगे। डिस्ट्रीब्यूशन में हमारी दवाई जैसे शरीर में गई, तो वो परफ्यूजन के थ्रू, ऑस्मोसिस के थ्रू, है ना, जैसे पिनोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस, है ना, मतलब सेल किसी चीज को इंगल्फ कर ले तो वो उसके अंदर चली जाएगी, है ना। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन कहाँ होता है? जब हम सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स की जो एल्वियोलाई है उसकी सरफेस पर डिफ्यूजन होता है, मतलब गैस ऑक्सीजन को मिक्स कर दिया जाता है ब्लड में, तो इसके लिए कोई एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। एक्टिव डिफ्यूजन, पैसिव डिफ्यूजन, ये सब मूवमेंट के आपको मैं मूवमेंट की मेथड्स बता रहा हूँ कि कैसे दवाई हमारे बॉडी में मूव होती है। इसी को हम डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। जो ड्रग लिपोफिलिक नेचर का होगा वो ड्रग में हाईली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। क्यों?
क्योंकि हमारी बॉडी का जो सेल मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड का बना हुआ है, तो उसको क्रॉस करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो पोलर सब्सटेंस होंगे, पोलर मतलब जिसपे चार्ज होंगे, वो सेल की मेम्ब्रेन को डायरेक्ट क्रॉस नहीं कर पाएंगे, उनको चैनल से अंदर जाना पड़ेगा। ठीक है। हमारी बॉडी में चैनल्स होते हैं, है ना, सेल की मेम्ब्रेन पर पोर्स होते हैं, है ना, जैसे वाटर, तो वाटर पोर्स के थ्रू जाएगा, है ना। अब जैसे कोई लिपोफिलिक नेचर है ड्रग का, तो वो डायरेक्टली मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगी, क्योंकि फॉस्फोलिपिड की मेम्ब्रेन भी बनी है और वो ड्रग आपका लिपिडिक नेचर का है। मतलब लिपोफिलिक, लिपोफिलिक मतलब होता है जो लिपिड को लव करता हो, लिपिड से अट्रैक्ट होता हो, ठीक है। और हाइड्रोफिलिक मतलब होता है जो वाटर लविंग हो, वाटर को अट्रैक्ट करे। तो यदि पोलर ड्रग है तो मैंने आपको बताया यूरिन के थ्रू फ्लश ऑफ होगा, है ना। अब वो बॉडी में एक्यूमुलेट नहीं करेगा वो ड्रग, क्यों? क्योंकि वो यूरिन के थ्रू आसानी से बाहर हो रहा है। लेकिन जितने भी लिपोफिलिक ड्रग होते हैं वो यूरिन से आसानी से बाहर नहीं होते, है ना। लीवर उनको फेज टू रिएक्शन के थ्रू इस फॉर्म में लेके आता है, उनके साथ एक पोलर ग्रुप ऐड करता है, ताकि उनको यूरिन के थ्रू बाहर निकाला जा सके। ठीक है। ड्रग्स हमारे फीसेस के थ्रू भी बाहर निकलते हैं, जैसे आपने देखा होगा आयरन का ओवरडोज यदि कोई मरीज ले ले, तो उसके जो फीसेस है उसके कलर चेंज हो जाते हैं, काले कलर का फीसेस आने लगता है ना। तो फीसेस पे भी हमारा फीसेस से भी ड्रग का एक्सक्रीशन होता है। तो हमें पता होना चाहिए किस ड्रग का एक्सक्रीशन कहाँ से हो रहा है, और उसका मेटाबॉलिज्म बॉडी में कैसे होता है, और उस ड्रग का बायोलॉजिकल हाफ लाइफ क्या है ना। डोज रिस्पॉन्स कर्व मैंने आपको बताया था। जब हम दवाई खाते हैं तो धीरे धीरे ब्लड में उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती है, और फिर पीक लेवल पे पहुंचती है, फिर धीरे धीरे उस ड्रग की कंसंट्रेशन कम होती है, तो एक ग्राफ बनता है ना। ड्रग की जब कंसंट्रेशन 50% कम हो जाती है, तो उसको हम बायोलॉजिकल हाफ लाइफ बोलते हैं। तो ये हमें ड्रग का पता होना चाहिए। इससे हमें ये पता चलता है कि भाई एक दिन में वो ड्रग कितनी बार देनी है। जैसे फ्लूकोनाजोल सप्ताह में एक ही बार क्यों दे रहे हैं भाई? और कोई ड्रग हम एक दिन में 4 बार दे रहे हैं, कोई ड्रग एक दिन में एक बार दे रहे हैं, कोई ड्रग सप्ताह में एक बार दे रहे हैं, ऐसा क्यों? ये ड्रग की फार्माकोलॉजी पे डिपेंड करेगा, है ना, कि उस ड्रग का हम क्या डोज रखेंगे। ये मैंने आपको बताया था, हम प्री क्लिनिकल स्टडीज और क्लिनिकल ट्रायल में ड्रग की टेस्टिंग करके पता लगाते हैं कि ड्रग का हम कितना डोज दें, ड्रग को एक दिन में कितनी बार दें, है ना। ये सब हम पहले ही रिसर्च करके पता लगा लेते हैं। तो फार्मास्यूटिकल कंपनी पहले रिसर्च करती है, फिर ड्रग का अप्रूवल लेती है, और फिर मार्केट में ड्रग आता है। तो ड्रग एमआर बताता है डॉक्टर को, नई ड्रग आती है मार्केट में तो, है ना, कि भाई ये सर नई ड्रग आई है, इसका हमने सभी रिसर्च किया है, इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, ऐसा विजुलेट लेके आता है ना। विजुलेट में सब लिखा होता है कि क्या क्या रिसर्च हमने की है, क्या क्या कैसे हमारा प्रोडक्ट बेहतर है ना। तो वो ये सब स्टडीज को बताते हैं, जिससे कब ये कंपेयर किया जा सके कि कौन सा ड्रग बेटर है। हमें ड्रग की इफिकेसी अच्छी चाहिए, मतलब ड्रग का इफेक्ट हमारी बॉडी पे अच्छा आना चाहिए, कम डोज में आना चाहिए, ड्रग इकोनॉमिक होना चाहिए, ड्रग के साइड इफेक्ट्स कम से कम होना चाहिए, ड्रग का बॉडी में किसी प्रकार की कोई टॉक्सिसिटी ना हो, एक्यूमुलेशन ना हो, है ना, और उसकी कॉस्टिंग भी कम होनी चाहिए। तो ऐसा ड्रग ह्यूमन बींग्स के लिए ज्यादा बेहतर है। ठीक है, क्योंकि हर कंट्री में तो फाइनेंशियली स्ट्रांग सभी लोग नहीं होते ना। तो ड्रग ऐसा होना चाहिए जो इकोनॉमिक हो, सस्ता हो मतलब, और इजिली अवेलेबल हो। ऐसा नहीं कि उसकी अवेलेबिलिटी उस जगह पर ना हो तो वहां के लोग उसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। तो ये सारी चीजों का ड्रग डेवलपमेंट के दौरान ध्यान रखा जाता है। तो आप समझे फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है? फार्माकोकाइनेटिक मतलब बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रही है ना। व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, मतलब बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रही है, इसको बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक। अब ड्रग बॉडी के साथ क्या करती है, इसको बोलते हैं फार्माकोडायनेमिक्स। ठीक है, वो भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, देखो दो लोगों का तालमेल होगा, जैसे आपकी किसी से बातचीत हो रही है, तो आप भी कुछ बोलोगे, सामने वाला भी कुछ बोलेगा। आपकी किसी से लड़ाई हो गई, तो आप भी मारोगे, सामने वाला भी मारेगा, तो दोनों के अपने अपने रोल रहेंगे ना। तो ड्रग यदि हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम से इंटरेक्ट हो रहा है ना, हमारी ड्रग का और बॉडी का तालमेल है, तो दोनों एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ करेंगे, है ना। तो दवाई जो शरीर के साथ करेगी, और शरीर दवाई के साथ करेगा, तो वो दोनों को टर्मिनोलॉजी दे दी गई है। तो फार्माकोकाइनेटिक में व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, मतलब बॉडी दवाई के साथ क्या कर रही है, तो उसको अवशोषित करेगी, उसको पूरे शरीर में घुमाएगी, उसको मेटाबोलाइज करेगी और शरीर से बाहर फेंक देगी। ये शरीर ने कर लिया। अब दवाई क्या करेगी भाई? दवाई अपना एक्शन देगी। दवाई का कोई मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा, दवाई किसी रिसेप्टार से बाइंड करेगी या किसी एंजाइम को इनहिबिट करेगी। कुछ तो करेगी दवाई शरीर में जाके, तभी तो वो अपना असर दिखाएगी।
हर वो चीज जो मानव शरीर पे अपना असर दिखाती है, वो सकारात्मक भी हो सकता है, वो नकारात्मक भी हो सकता है, उसको हम दवा बोलते हैं। जो बॉडी पे इफेक्ट दिखाए, जितने भी हम केमिकल्स कंज्यूम करते हैं, कोई भी ड्रग हमने खाया, हमने दारू पी, है ना, तो दारू का हमारे शरीर पे इफेक्ट पड़ता है कि नहीं, बताओ। जिसने 2 4 5 पैक कभी लगाए होंगे तो उसको पता होगा कि इफेक्ट आता है हमारी बॉडी पे, है ना। एल्कोहल का जैसे ही हम ढक्कन खोलते हैं, वॉलेटाइल नेचर का होता है। अच्छा, एल्कोहल हमारे यूरिन से आसानी से निकल भी जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा जब हम एल्कोहल पीते हैं तो थोड़ी देर बाद 2 3 बार जाता है सामने वाला उठ के यूरिन के लिए, क्योंकि वो यूरिन के प्रोडक्शन और फ्लो को बढ़ा देता है एल्कोहल, और यूरिन से आसानी से बाहर भी निकल जाता है ना। तो यूरिन जो अल्कोहल है वो वोलेटाइल नेचर का होता है, तो हमारी बॉडी में गया तो उसने अपना इफेक्ट दिखाया कि नहीं। अच्छा, किसी ने दारू पी, तो क्या 10 दिन तक नशा नहीं उतरता क्या? नहीं। 2 4 घंटे में 2 3 बार मुतेगा, नशा उतर जाएगा उसका, फिर वो ठंडा हो जाएगा, वो नॉर्मल स्टेज में आ जाएगा वो। तो अल्कोहल हमारी बॉडी में गया एज अ मेडिसिन, या हमने एज अ शौक के लिए पिया, लेकिन उसने अपना इफेक्ट दिखाया। और इफेक्ट अल्कोहल का क्या है, इससे बहुत लोग वाकिफ है कि वो क्या करता है हमारे शरीर में जाके। तो इसी को बोलते हैं प्रभाव। तो ऐसा हर दवा अपना प्रभाव दिखाती है, ठीक है। जैसे भाई नींद की गोली, सेडेटिव हिप्नोटिक, खा लोगे तो मदहोशी बनी रहेगी, नींद आएगी, सोने का मन करेगा, जहां बिस्तर दिखेगा वहीं व्यक्ति आड़ा हो जाएगा, तो ये दवाई का इफेक्ट है ना। अब जैसे भाई व्यक्ति का जी मचला रहा है, उसको उल्टी आ रही है, रिफ्लेक्सेस आ रहे हैं, है ना, उसके पेट में मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो हमने जैसे उसको एंटीमेटिक दवाई दी तो ये सब रुक जाएगा। तो ये सब दवाई का इफेक्ट होता है, दवाई का प्रभाव होता है। तो इसके पीछे एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, दवाई जाके शरीर में कुछ ना कुछ करती है, तब ये सारी प्रॉब्लम्स, ये लक्षण, ये सिम्टम्स, ये दबते हैं और ये कम होते हैं, है ना। तो वही हम फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं, इसलिए फार्माकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। नर्सिंग हो, फार्मेसी हो, एमबीबीएस हो, हर हर मेडिकल स्टूडेंट को फार्माकोलॉजी पढ़ना पड़ता है। जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसमें फार्माकोलॉजी से क्वेश्चन आते ही आते हैं, है ना। तो फार्माकोलॉजी हमारी अच्छी होनी चाहिए, बीइंग एज अ मेडिकल प्रोफेशनल, है ना, क्योंकि ये मॉडर्न मेडिकल साइंस का सब्जेक्ट है। जर्मनी में इसका डेवलपमेंट हुआ था। अब ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा था, फार्माकोलॉजी के फादर कौन है, 4 ऑप्शन आए थे। आप में से किसी को पता है? ओसवाल्ड स्किमबर्ग। और ये क्वेश्चन गलत करके आया था स्टूडेंट, है ना। पूरी फार्माकोलॉजी पढ़ ली उसने, उसको यही नहीं पता फादर ऑफ फार्माकोलॉजी कौन है। आजकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये सब पूछ लेते हैं, है ना। जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो भाई, उसकी थोड़ी हिस्ट्री भी तो पढ़ लो, कि किसने उस सब्जेक्ट को कब डेवलप किया, किन परिस्थितियों में डेवलप किया, किसने उसमें योगदान दिया। हिस्ट्री पढ़ी जाती है कि नहीं? किसी भी टॉपिक को, सब्जेक्ट को पढ़ने का एक तरीका होता है। भाई आप हिस्ट्री पढ़ोगे, फिर आप ये देखोगे उसमें एडवांटेज, डिसएडवांटेज, डेफिनेशन, टर्मिनोलॉजी, किस टर्मिनोलॉजी का क्या मतलब होता है ना, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, क्लासिफिकेशंस विथ एग्जांपल्स। तो ऐसे किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का एक पैटर्न होता है, उस हिसाब से आप पढ़ोगे तो सब्जेक्ट आपको समझ में भी आएगा। और लाइफ में उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, भाई फार्माकोलॉजी हमको क्यों पढ़ा रहे हैं, इसका क्या यूज है, ये हमें पता होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक हमें किसी चीज को पढ़ने के फायदे नहीं पता चलेंगे, हम उस सब्जेक्ट को पढ़ने में हमारा इंटरेस्ट नहीं आएगा, है ना। तो दवाई कौन सी किस रूट से देना है, दवाई का क्या डोज देना है, वो दवाई हम किन किन बीमारियों में यूज कर सकते हैं, उसके मेडिसिनल यूजेस क्या क्या है ना, वो दवाई का सोर्स क्या है, वो दवाई कहाँ से आई है, ये सब हम यदि समझेंगे तो हम ज्यादा अच्छे से मरीज का इलाज कर पाएंगे, और ये प्रोफेशन में हमको ये नॉलेज हेल्प करेगा। तो आप फार्माकोकाइनेटिक समझे क्या होता है? फार्माकोकाइनेटिक मतलब ADME। ए से एब्जॉर्प्शन, डी से डिस्ट्रीब्यूशन, एम से मेटाबॉलिज्म, और ई से एक्सक्रीशन, या जिसको हम एलिमिनेशन भी बोल देते हैं, मतलब रिमूवल ऑफ ड्रग। तो ये है आपका फार्माको काइनेटिक, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको आ सकता है। फार्माकोलॉजी का बेस है, ये बेसिक है फार्माकोलॉजी का, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द ब्लड स्ट्रीम इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। अब यहाँ इंडिविजुअली डेफिनेशन एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। मतलब साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, जहां से ड्रग हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस हुई है। मतलब भाई जैसे सपोजिटरी एनस कैविटी में फंसा दी, है ना, तो इनस कैविटी में जब सपोजिटरी गई तो वहां वो मेल्ट होगी और अपने मेडिकामेंट को रिलीज करेगी, तो वो उसका क्या हो गया, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब वो ब्लड में चली जाएगी तो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगी, लेकिन वो लोकल एक्शन देती है, मतलब पहले वहां पर अपना एक्शन देगी, है ना। लोकलाइज्ड एक्शन और सिस्टेमिक एक्शन। सिस्टेमिक एक्शन मतलब ब्लड में आ गई, सर्कुलेट हो गई, पूरे बॉडी में स्प्रेड हो गई, अब अपना एक्शन दे रही है। लोकल एक्शन मतलब क्या,
जहां पर प्रॉब्लम है वहीं पर ड्रग हमने डायरेक्ट पहुंचा दिया, है ना। लेकिन उसके बाद भी तो ड्रग ब्लड में आएगा ही, तो डिस्ट्रीब्यूट तो होता है, लेकिन क्या है, हमें लोकल एक्शन मिल जाता है, मतलब पहले ड्रग वहां जल्दी चला जाता है जहां उसकी जरूरत पड़ती है। तो मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू ब्लड स्ट्रीम, इसको हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। जैसे ओरल रूट से हमने पैरासीटामोल ली, पैरासीटामोल एंटीपायरेटिक कैटेगरी का ड्रग है, ओरल रूट से लेंगे, एब्जॉर्प्शन होगा जीआईटी ट्रैक से, मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक से। छोटी आंत से सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, और वो फिर हमारे ब्लड में जाएगा, और फिर हाइपोथैलेमस में जाके अपना एक्शन देगा, फीवर को कम कर देगा। अब कुछ फैक्टर है जो एब्जॉर्प्शन को प्रभावित करते हैं, जैसे ओरल रूट से हम दवाई लेंगे तो टाइम लगेगा एक्शन आने में, लेकिन इंट्रावेनस रूट से दी तो जल्दी एक्शन आएगा, है ना। ओरल रूट से कंपेयर करें इंट्रामस्कुलर तो जल्दी एक्शन आएगा, क्योंकि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म केवल ओरल रूट में होता है, मतलब ओरल रूट से जो कुछ जाएगा वो लीवर को क्रॉस करके ब्लड में जाएगा। लेकिन आईवी रूट से देंगे, आईएम से देंगे तो सीधे सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाएगा। ठीक है। तो ड्रग के एब्जॉर्प्शन इस बात पे भी डिपेंड करता है कि हमारा ड्रग एसिडिक है या बेसिक है ना, इस बात का प्रभाव पड़ता है। लिपिड सॉल्युबिलिटी का प्रभाव पड़ता है, लिपोफिलिक ड्रग है तो उसका एब्जॉर्प्शन फास्ट होगा। ब्लड फ्लो का, जैसे जिन ऑर्गन में ब्लड का फ्लो अच्छा होता है वहां पर ड्रग का एब्जॉर्प्शन और ड्रग का वहां पर परफ्यूजन, ड्रग वहां आसानी से पहुंच पाता है। सरफेस एरिया, स्मॉल इंटेस्टाइन से सबसे ज्यादा ड्रग एब्जॉर्ब क्यों होता है, क्योंकि वहां सरफेस एरिया सबसे ज्यादा होता है, एल्वियोली होती है वहां पर, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। तो सबसे ज्यादा सरफेस एरिया कहाँ मिलता है एब्जॉर्प्शन के लिए, स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसलिए वहां से सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। अब ड्रग की हमने यदि कोटिंग कर दी तो हो सकता है ड्रग हमारे स्टमक में एब्जॉर्ब ना होकर हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो। तो इस तरह से हम ड्रग के एब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करते हैं जब उसके डोजेस फॉर्म को डिजाइन करते हैं। ठीक है। अब ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ड्रग का मूवमेंट। ठीक है। जैसे ब्लड में तो आ गई साहब, मान लिया हमने, लेकिन जब ब्लड से किसी टिश्यू तक भी तो जाएगी, वो सेल तक भी तो जाएगी, तो इसी को हम डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को हम किससे डिनोट करते हैं, वीडी से। ये भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आया है कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को शॉर्ट में किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको वीडी, वीडी मतलब वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। और इसको हम यदि निकालना चाहे, कैलकुलेट करना चाहे, तो इसका फॉर्मूला क्या है, अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी और डिवाइडेड बाय प्लाज्मा कंसंट्रेशन। ठीक है। प्लाज्मा में कितनी कंसंट्रेशन है और बॉडी में कितना अमाउंट है ना, इससे हम डिवाइड करके प्लाज्मा कंसंट्रेशन से हम डिवाइड करके निकाल सकते हैं कि ड्रग बॉडी में कितना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। जितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा उतना ज्यादा उसका इफेक्ट हमारी बॉडी में आएगा, और उतने ही साइड इफेक्ट्स भी आ सकते हैं। क्यों, जैसे आपके जो लिपोफिलिक ड्रग होते हैं वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके हमारे सीएनएस पे भी इफेक्ट दिखाते हैं, है ना, मतलब ड्राउजीनेस कॉज करते हैं, क्योंकि वो लिपोफिलिक नेचर के होते हैं तो वो ज्यादा ही बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो हर जगह अपना एक्शन दिखाते हैं। इसलिए तो ड्रग के इफेक्ट के साथ साथ साइड इफेक्ट भी आते हैं। डिजायर्ड इफेक्ट वो जिसके लिए मैंने दवाई खाई है, अनडिजायर्ड इफेक्ट वो जो न चाहते हुए भी आ रहा है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मिनॉक्सिडिल ड्रग, है ना। हमारे खोपड़ी पे बाल नहीं थे, हमने मिनॉक्सिडिल खाया, तो खोपड़ी पे तो बाल आ ही रहे, साथ साथ चेहरे पे भी बाल आने लगे, है ना। तो हम थोड़ी ना चाहते थे चेहरे पे बाल आए, लेकिन चेहरे पे भी बाल आ रहे हैं। क्यों, क्योंकि उसने क्या किया, वेजल्स को डायलेट कर दिया, तो हमारे स्कैल्प पे ब्लड का फ्लो बढ़ गया, तो वहां तो बाल आने लगे, लेकिन फेस पे भी बाल आने लगे। तो ऐसे करके ये साइड इफेक्ट और इसका डिजायर्ड इफेक्ट। तो हर ड्रग में एक होता है मेन इफेक्ट जिसके लिए हमने दवाई खाई है, और उसके साथ में कुछ इफेक्ट आते हैं। जैसे आपने देखा होगा, एंटी कैंसर ड्रग जब मरीज खाता है तो 6 महीने में गंजा हो जाता है, साल भर में पूरे बाल झड़ जाते हैं उसके, पर भी वो दवाई खाता है। क्यों, क्योंकि गंजा होके जिया जा सकता है, लेकिन यदि कैंसर फैल गया तो मरना तय है। तो वही कंप्रोमाइज करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, लेकिन हमेशा जो मेन इफेक्ट है वो साइड इफेक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, क्योंकि वो हमें सरवाइव करने में मदद करता है। तो ड्रग जब ब्लड में जाता है तो प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड करता है, और प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में मैंने आपको बताया था, एल्ब्यूमिन है, ग्लोब्यूलिन है, ये प्लाज्मा के प्रोटीन होते हैं, ब्लड में प्रेजेंट रहते हैं। ब्लड ब्रेन बैरियर को जो ड्रग क्रॉस करेगा वो सीएनएस पे अपना इफेक्ट दिखाएगा। सीएनएस में क्या आता है भाई, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, उस पर अपना इफेक्ट दिखाएगा। तो जिस भी ड्रग का लिपोफिलिक नेचर होगा वो ब्लड ब्रेन बैरियर को आसानी से क्रॉस करेगा और टिश्यू परफ्यूजन के थ्रू उसका डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल है भाई, जैसे वॉरफेरिन, वॉरफेरिन प्रोटीन से बाइंड करता है और प्लाज्मा में लंबे समय तक
स्टे करता है, मतलब वो धीरे धीरे बॉडी से बाहर निकलता है। अब जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग है जैसे डाइजेपाम, डाइजेपाम आपका सीएनएस पे इफेक्ट दिखाता है कि नहीं बताओ? ये हाईली लिपोफिलिक नेचर का ड्रग है, सुला देता है कि नहीं आपको डाइजेपाम, है ना? डायजेपाम आपका सेडेटिव हिप्नोटिक कैटेगरी का ड्रग है, ठीक है? तो ये लिपिड सॉल्युबल ड्रग का एग्जाम्पल है। अब बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? ड्रग का मेटाबॉलिज्म, है ना? ड्रग का मेटाबॉलिज्म ये कहाँ पर होता है? लीवर में होता है। ड्रग का कन्वर्जन, ड्रग को हम वाटर सॉल्युबल कर देंगे तो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा, और यदि नहीं निकलेगा तो फिसेस के थ्रू बाहर निकल जाएगा। किसी न किसी तरीके से ड्रग को बाहर बॉडी निकालती है। और लीवर में जो एंजाइम होता है इसका नाम आप याद रखोगे, साइटोक्रोम P450। ये है साइटोक्रोम P450। ये एंजाइम मेजॉरिटी ऑफ ड्रग को मेटाबोलाइज करता है, साइटोक्रोम P450। लीवर में इसका फॉर्मेशन होता है। लीवर में फेज 1 और फेज 2 रिएक्शंस होते हैं, ठीक है? तो इसमें आपका फेज 1 में आता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाइड्रोलिसिस, जिसके थ्रू ड्रग को पोलर नेचर का बनाया जाता है, जिससे ड्रग आसानी से बॉडी से फ्लश ऑफ हो जाए। और सेकंड जो फेज 2 रिएक्शन होता है उसमें कंजुगेशन होता है। कंजुगेशन मतलब ड्रग के साथ एक ऐसा ग्रुप हम ऐड करेंगे जिससे ड्रग बॉडी से बाहर निकल जाए, इसको हम कंजुगेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसमें आता है ग्लूकोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन, इस तरह के रिएक्शंस आते हैं इसमें। अब जैसे पैरासीटामोल, कोई आपसे पूछे भाई पैरासीटामोल का मेटाबॉलिज्म कहाँ पर होता है, तो लीवर में होता है ये, ठीक है? पैरासीटामोल को लीवर मेटाबोलाइज करता है। और यदि पैरासीटामोल का ओवरडोज हो गया तो इसका एंटीडोट क्या है, कोई बताएगा? पैरासीटामोल का एंटीडोट बताओ भाई। हम्म एन एसिटाइल सिस्टीन। ये पता होना चाहिए भाई, पैरासीटामोल तो यूज कर रहे हैं लेकिन कभी मरीज को उससे टॉक्सिसिटी हो गई तो, ओवरडोज हो गया तो बचाना भी तो पड़ेगा। तो हमें हर दवाई का एंटीडोट पता होना चाहिए। सांप के बिल में हाथ डालो तो मंत्र भी तो पता हो। मंत्र पता नहीं और सांप के बिल में हाथ उंगली घुसेड़ दी, चाप देगा वो, है ना? इसलिए मंत्र पहले पता होना चाहिए। तो जितने भी ड्रग है उनका हमें, जैसे भाई मॉर्फिन, मॉर्फिन का कोई बताएगा? हम्म बताओ भाई मॉर्फिन का। हम्म कल मैं आपसे एंटीडोट पूछूंगा, एंटीडोट में आपको पढ़ा भी चुका हूँ, है ना? किसी ड्रग की पॉइजनिंग हो जाए, ओवरडोज हो जाए, मरीज गलती से ज्यादा खा ले या डॉक्टर गलती से ज्यादा दे दे, है ना? या वो ड्रग मरीज को सूट ना हो, तो उस केस में हमको एंटीडोट भी तो देना पड़ेगा। तो ड्रग और उसके एंटीडोट कल मैं आपसे पूछूंगा, पढ़ के आओगे आप, ठीक है? पैरासीटामोल का क्या है? एन एसिटाइल सिस्टीन। पैरासीटामोल का नाम क्या है भाई? इसका केमिकल नेम अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ाया था मैंने, एसिटोमिनोफेन। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन भी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं, है ना? और रूट ऑफ एक्सक्रीशन इसमें आता है रीनल, है ना? बाइल, सिलाइवा, लार से भी ड्रग बाहर आता है, लंग्स के थ्रू बाहर आएगा, है ना? ये सब रूट ऑफ एक्सक्रीशन है। ये टी हाफ का डेफिनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है। टी हाफ मतलब बायोलॉजिकल हाफ लाइफ ऑफ ड्रग, टाइम फॉर प्लाज्मा कंसंट्रेशन टू रिड्यूस बाय 50%। मतलब ब्लड में ड्रग का कंसंट्रेशन 50% रह गया है, इसको हम बायोलॉजिकल हाफ लाइफ कहते हैं। बायो अवेलेबिलिटी क्या कहते हैं? बायो अवेलेबिलिटी किसको बोलते हैं, बताओ? बायो अवेलेबिलिटी ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। हम्म ड्रग का वो अमाउंट जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचता है और अपना एक्शन देता है उसको बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं। 100% बायो अवेलेबिलिटी किस रूट में मिलती है हमें, बताओ? बोलो भाई फटाफट। इंजेक्शन आईवी रूट। हाँ वेरी गुड, आईवी रूट में 100% मिलती है, ये भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है ना? 100% बायो अवेलेबिलिटी आईवी रूट में मिलती है, क्योंकि उसमें सीधे वेन में ड्रग को हम इंसर्ट कर देते हैं, है ना? इंट्रामस्कुलर से भी ज्यादा, क्योंकि इंट्रामस्कुलर में पहले मसल्स में जाती है और मसल्स में जाने के बाद फिर वेन में जाएगी वो। लेकिन इसमें तो हम सीधे वेन में डालते हैं निडिल सिरिंज के थ्रू, है ना? तो 100% बायो अवेलेबिलिटी आपके पेरेंटरल रूट में किस में मिलेगी? आईवी में मिलेगी, इंट्रावेनस। ड्रग क्लियरेंस किसको बोलते हैं? वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा क्लियर्ड पर यूनिट टाइम। देखो ब्लड में यदि ड्रग है तो जब वो किडनी से तो गुजरेगा ही,
है ना, ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है और उसमें ड्रग है, तो जब वो किडनी से गुजरेगा तो किडनी उसको बाहर निकालेगी, है ना, तो इसको हम ड्रग क्लियरेंस बोलते हैं। देखो ये यहाँ पर क्लिनिकल सिग्निफिकेंस दिया हुआ है, जैसे हाफ लाइफ हमें पता रहना क्यों जरूरी है, ताकि हम डोजिंग में इंटरवल रख सकें कि भाई हमें एक दिन में कितनी बार दवाई देनी, ओडी बीडी टीडीएस क्यूआईडी। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से हमें ये पता चलेगा कि हमें कितना ड्रग का डोज देना है ना। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो सिंथेटिक ड्रग रहते हैं लीवर उसको रेजिस्ट करता है, हमारी बॉडी में ब्लड में जाने नहीं देता। तो ये भी देखा जाता है कि कितने ड्रग को लीवर रोक ले रहा है। यदि हमने भाई 100 mg दिया और 50 mg लीवर रोक ले रहा है और 50 mg ब्लड में जा रहा है, इसका मतलब हमको ड्रग का डोज बढ़ा के देना पड़ेगा। तो स्टडीज के दौरान ये सेट किया जाता है कि ड्रग का कितना डोज देना है, क्योंकि हमारा लीवर सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक चीजों को नहीं जाने देता ब्लड में। ये हमारे बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है ना। अब जैसे इंजेक्शन लगाना बॉडी को, बॉडी के साथ चीटिंग है एक हिसाब की, है या नहीं। ये नेचुरल है क्या, बॉडी में जो हर चीज जाती है खून में वो कैसे जाना चाहिए भाई, ओरल रूट से जाएगी, लीवर डिसाइड करेगा क्या जाने देना और क्या नहीं। लेकिन इंसान क्या है, हमेशा ऐसी तकनीक इजाद करता है जिससे किसी भी चीज को उल्लू बनाया जा सके। तो बॉडी को भी उल्लू बनाया जाता है, इंजेक्शन लगा दिया, दवाई डायरेक्ट खून में पहुंचा दी, है ना। इसलिए जितना हो सके इंजेक्शन कम से कम लगवाना चाहिए। लोग बोलते हैं इंजेक्शन लगवाना ज्यादा बेहतर है, नहीं, इंजेक्शन लगाना मतलब बॉडी को चीट करना, है ना। अब जैसे किसी को आपने बेहोश कर दिया, तो बेहोश कर दिया तो बॉडी चाहती है क्या कि वो अनकॉन्शियस हो जाए, नहीं, जबरदस्ती कर दिया आपने, तो इसका बॉडी पे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा या नहीं। वो तो मेडिकल साइंस में हम किसी की जान बचाने के लिए उसका ट्रीटमेंट करते हैं, इसलिए ये सब करते हैं। तो इन सब चीजों को तभी करना चाहिए जब इसकी जरूरत होती है। तो अनावश्यक रूप से हमें दवाइयां भी नहीं खाना चाहिए कि थोड़े से बीमार पड़े दवाई खा ली, थोड़े से बीमार पड़े सर्जरी करवा ली, है ना। अब भाई जो जिस चीज को बेच रहा है, जिसको जिस चीज को बेचने से इनकम है वो तो बोलेगा, लेकिन ये हमें भी तो समझना चाहिए कि कब हमें किस चीज की कितनी जरूरत है ना। क्योंकि मेडिकल साइंस में आजकल इथिक्स बड़ा कमजोर हो गया है ना। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि जहां पर जिन चीजों की जरूरत है उन्हीं चीजों को वहां पर हमें लेके आना है। तो ये है आपका फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर। ठीक है, ड्रग का एब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है, ओरल रूट से लेंगे तो सबसे ज्यादा स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, चलो अब डायनेमिक्स हम थोड़ा जल्दी देख लेते हैं, है ना। डायनेमिक्स को हम शॉर्ट में पीडी बोलते हैं। डायनेमिक्स में क्या होगा, ड्रग बॉडी के साथ क्या करेगी। तो इसमें हम ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ते हैं, ड्रग के इंडिकेशंस पढ़ते हैं, ड्रग के साइड इफेक्ट, ड्रग के एडवर्स इफेक्ट। ये सब स्टडी हम किस में करेंगे, फार्माको डायनेमिक्स में। ड्रग अपना एक्शन कैसे देती है, या तो रिसेप्टार से बाइंड करके देगी, है ना, या किसी एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करेगी। ड्रग रिसेप्टार आपके 4 टाइप्स के होते हैं, जीपीसीआर है, आयन गेटेड लिगेंड चैनल रिसेप्टार है, ये सब रिसेप्टर के टाइप्स हैं। तो कौन सी ड्रग किस रिसेप्टार से बाइंड होती है, जैसे आपका एस्टाइल कोलिन किससे बाइंड होता है भाई, बताओ। ये पढ़ा चुका हूं मैं, जिसने पहले से क्लास जो अटेंड कर रहा हो बताओ। एस्टिल कोलिन निकोटिनिक और मस्कैरेनिक रिसेप्टार से बाइंड होता है, एड्रेनालिन एड्रिनो रिसेप्टार से बाइंड होता है, अल्फा और बीटा। ठीक है, यही सब हम कोलॉजी में पढ़ते हैं कि ड्रग ड्रग हमारी बॉडी पे इफेक्ट कैसे देती है और वो ऐसा क्या करती है कि बीमारी ठीक हो जाती है। तो ये रिसेप्टार जीपीसीआर रिसेप्टार, इससे एड्रेनालिन बाइंड होता है जीपीसीआर रिसेप्टार से। एड्रिनो रिसेप्टार जो है बीटा रिसेप्टार, वो किसका एग्जाम्पल है, जीपीसीआर। और जीपीसीआर सबसे बड़ा रिसेप्टार होता है हमारी बॉडी में। आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टार, जिससे हमारा बेंजोडाइजोपिन्स बाइंड करते हैं। ठीक है, और एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टार, जिससे बाइंड होता है हमारा इंसुलिन। ठीक है, आज आफ्टरनून वाली क्लास में पढ़ाया था। न्यूक्लियर रिसेप्टर से कौन बाइंड होता है, प्रिडनिसोलोन ड्रग, स्टेरॉयडल नेचर का ड्रग होता है, ये किससे बाइंड होगा, न्यूक्लियर रिसेप्टर से। कल ये सब पूछूंगा मैं आपसे, है ना, कौन सा ड्रग किस रिसेप्टर से बाइंड होता है। कितने टाइप के रिसेप्टर है, 4 टाइप के, आयन चैनल लिगेंड गेटेड, या जिसको हम आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर भी बोलते हैं, जीपीसीआर जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर और न्यूक्लियर रिसेप्टर। ठीक है, ये 4 टाइप ऑफ रिसेप्टर और उसके एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हो, बेंजोडाइजोपिन्स, एड्रेनालिन, इंसुलिन और स्टेरॉयडल ड्रग।
स्टेरॉयडल ड्रग का एग्जाम्पल क्या है? वायसोलोन, प्रिडनिसोलोन, ये पढ़ाया था ना मैंने आपको जब कम्युनिटी मेडिसिन पढ़ाई थी। ड्रग के एक्शन, एगोनिस्टिक एक्शन, एगोनिस्टिक एक्शन का एग्जाम्पल क्या है? मॉर्फिन। ये ओपियोइड रिसेप्टर से बाइंड करता है। जब एफिनिटी भी होगी और इंट्रिंसिक एक्टिविटी भी होगी तब ड्रग अपना एक्शन देगी। एगोनिस्ट वो जो रिसेप्टर से बाइंड करके उसको एक्टिवेट कर दे और अपना एक्शन दे। ठीक है। जैसे हमारी बॉडी में आपका नेचुरल बायोमोलिक्यूल्स, एस्टाइल कोलिन है ना, एड्रेनालिन है, सॉल्ब्यूटेमॉल, ये बीटा टू एगोनिस्ट होता है, अस्थमा के ट्रीटमेंट में यूज होता है। ये वैसोडायलेशन कॉज करता है कि नहीं बताओ? अस्थमा जब पढ़ाया था सॉल्ब्यूटेमॉल के बारे में पढ़ाया था मैंने आपको। एंटागोनिस्ट वो जो रिसेप्टार को ब्लॉक कर दे, ऑक्यूपाई कर ले। इसमें एफिनिटी तो होगी, रिसेप्टार से बाइंड करेगा, लेकिन इंट्रिंसिक एक्टिविटी नहीं होगी। इसका एग्जांपल क्या है? प्रोप्रानोलोल, ये बीटा ब्लॉकर होता है। अब मुझे ये बताओ ये ड्रग कहाँ यूज होता है जल्दी? हाइपरटेंशन में कैल्शियम चैनल ब्लॉक। हाँ वेरी गुड, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है ये, शाबाश। प्रोप्रानोलोल, एटेनोलोल, लेबेटालोल, है ना। क्लासिफिकेशन आपको याद करने की कहा था मैंने। तो ये प्रोप्रानोलोल ड्रग आपका एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। ठीक है। पार्शियल एगोनिस्ट क्या होते हैं भाई? पार्शियल एगोनिस्ट वो होते हैं जो रिसेप्टर से बाइंड करके हाफ एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। एंटागोनिस्ट वो होते हैं जो एक्शन को ही ब्लॉक कर देंगे। एगोनिस्ट वो होते हैं जो सेम एक्शन प्रोड्यूस करेंगे जो बायोमोलिक्यूल प्रोड्यूस कर रहा है। और जो पार्शियल होंगे वो हाफ एक्शन प्रोड्यूस करेंगे। इनवर्स एगोनिस्ट क्या होंगे? जो अपोजिट एक्शन प्रोड्यूस करेंगे, रिसेप्टर से बाइंड होंगे और एक्शन अपोजिट प्रोड्यूस करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? इनवर्स एगोनिस्ट। इसका एग्जांपल है बीटा कार्बोलिन्स। डोज रिस्पॉन्स कर्व। डोज रिस्पॉन्स कर्व क्या होता है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, मतलब डोज हमने कितना दिया और कितने समय में उसका कितना इफेक्ट आया, इसके बीच में एक ग्राफ बनता है ना। ये मैं आपको बोर्ड पे बताऊंगा, तब समझ में आएगा। अभी सिर्फ इतना समझ लो कि जो डोज रिस्पॉन्स कर्व होता है वो सिग्मोइडल नेचर का होता है, मतलब एस शेप का कर्व होता है। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आया है तो इसको ध्यान रखना। ठीक है। वन वर्ड में, एमसीक्यू में, फिल इन द ब्लैंक्स में ये आपको आ सकता है। एस शेप का सिग्मोइड कर्व होता है डोज रिस्पॉन्स कर्व, जो ड्रग की हमें इफिकेसी को और पोटेंसी को मेजर करने में मदद करता है। पोटेंसी क्या होती है? अमाउंट ऑफ ड्रग विच इज नीडेड फॉर इफेक्ट, मतलब इफेक्ट आने के लिए ड्रग का जो अमाउंट हमें चाहिए उसको हम क्या बोलते हैं? पोटेंसी बोलते हैं। और हाई पोटेंट ड्रग का एग्जांपल क्या है? जो लेस देन